चैप्टर 12 स्टार्ट कर देते हैं एक बार इंटरप्ट का, क्योंकि अभी 6 पढ़ाया था ना, उसमें थोड़े से इंटरप्ट डिस्कस हुए थे, तो इसलिए कंटिन्यूटी में हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है कि ना, अगर कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो कोई नहीं, उसको स्किप करो, क्योंकि ना कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कॉम्प्लेक्स है। बस क्या करना है, PYQ लगा के देखो एग्ज़ाम से पहले, हो जाएगा सब ठीक। अगर PYQ नहीं हो रही तो दिक्कत है, वैसे वीडियोज़ में सारा कवर हो जाएगा PYQ वाला पार्ट, ठीक। अब जो 12 चैप्टर है वो इंटरप्ट्स है, ठीक। इंटरप्ट वही है, अगर मैंने ये तो पहले ही बता दिया था कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉल होती है, या फिर कोई पेरिफेरल डिवाइस, कोई डिवाइस हमारे मतलब माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करना चाह रहा हो, उस केस में ये इंटरप्ट में बस इतना ही होता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, उसको हम बोल देंगे कि मेन इंस्ट्रक्शन है जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक। और उस बीच में अगर कोई दूसरा डिवाइस बोले कि मुझे माइक्रो प्रोसेसर से काम करवाना है अपना, ठीक, या फिर कुछ भी हो जाए, मतलब उस केस में क्या होगा, इंटरप्ट आ रहा होगा कि वो डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर अपने काम को छोड़ के उसका काम करके आएगा पहले, ठीक। तो यही है इंटरप्ट। अब ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉल भी हो सकती है, उस केस में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। हार्डवेयर जनरेटेड कॉल भी हो सकती है, उस केस में हार्डवेयर इंटरप्ट होगा। और जैसे पावर कट वगैरह हो गया, अगर सपोज अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, पावर कट हो गया, तो उस केस में भी ये हार्डवेयर इंटरप्ट में आएगा, NMI पिन के थ्रू एक्सेस होगा, क्योंकि जैसे मेन टाइम पे एकदम पावर चलेगी, पावर कट होगी, तो EPROM में हम प्रोग्राम को स्टोर वगैरह कर देते हैं कुछ, तो उस केस में भी इंटरप्ट आ जाएगा। अब इसमें वही है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट होगी, ठीक। हमने जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट थे कुछ वो पढ़ लिए थे, ठीक। जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में int, या इसको int बोल देते हैं, इंट्स खाली, ठीक। इसमें ये 256 इंटरप्ट होते हैं, ठीक। इनका सभी का वेक्टर डिफाइन होता है ना, वेक्टर डिफाइन होता है और वेक्टर के थ्रू होते हैं, ठीक। फिर एक int3 था, int3 हमारा ब्रेक पॉइंट्स के लिए था, ताकि प्रोग्राम में बीच बीच में ब्रेक पॉइंट्स आ सके, उसके लिए। और अगर कोई ओवरफ्लो हो जाए उसके लिए int2 था, ठीक। और एक था हमारा बाउंड भी हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के अंदर आता है। बाउंड वही है कि अगर बाउंड्री के बाहर डेटा होगा तो उस केस में बाउंड इंटरप्ट आ जाएगा, ठीक। ये टाइप 5 से आता है, वेक्टर नंबर टाइप 5 होता है, उससे आएगा जनरली क्या मतलब, ये डिफाइन है इसके लिए। अब जो इंटरप्ट है ना, जैसे पहले मैं बता, वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। पिछला वेक्टर हमें पता है ये क्या होता है, जो वेक्टर 256 वेक्टर है, ये वेक्टर टेबल में डिफाइन होते हैं, ठीक। हर वेक्टर 4 बाइट का होता है, तो मतलब 256 इंटू 4 1024 हो गया, ठीक। मतलब स्टार्टिंग की जो 1024 MB होती है ना मेमोरी में, वो हमारी वेक्टर टेबल घेर के रखती है, ठीक। उसमें हमारे वेक्टर डिफाइन होते हैं। और 4 बाइट क्यों लेता है ये भी हमें पता है। 4 बाइट लेता है इसलिए क्योंकि 2 बाइट हमारी मतलब 16 बिट होती है हमारी CS ऑफसेट एड्रेस की, जो कि IP में पड़ा होता है, या फिर ये हाँ IP में, और 16 बिट होती है CS की सेगमेंट एड्रेस की, ठीक। पहली जो मतलब 2 बाइट होती है वो हमारी IP की होगी, और जो लास्ट वाली 2 बाइट होती है वो हमारी CS की होगी, ठीक। इसके बाद है हमारा ये हो गया था इनटू वाला पोर्शन हो गया, बस फिर है इसके बाद आ जाता है, जैसे कि नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ कि ना, जो इंटेल ने हमारे 32 जो वेक्टर हैं वो रिज़र्व कर रखे हैं, ठीक। वेक्टर टाइप रिज़र्व कर रखे हैं, है ना, स्टार्टिंग की फर्स्ट 32। अब इसमें और जो बाद के हैं वो यूज़र डिफाइन है। लास्ट जो लास्ट है जितने भी बचते हैं फिर वो 224 बचते हैं ऐसे, ठीक। तो वो हमारे कितने होगी, वो सभी जो हैं वो यूज़र डिफाइंड है ना, यूज़र डिफाइंड वेक्टर। अब इसमें क्या आता है हमारा, जैसे 32 वेक्टर हमारे रिज़र्व हैं, ठीक। इनमें क्या है, जो स्टार्टिंग के 4 या 5 होते हैं, तो 5 जो है उनका वर्क ऑलरेडी डिफाइंड है,
और वो जनरली क्या होते हैं कि सभी माइक्रो प्रोसेसर में सेम होते हैं, ठीक, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के वर्जन हैं इंटेल की उन सभी में सेम है ये रिज़र्व। अब जैसे टाइप 0 है, टाइप 0 हमारा डिवाइड एरर के लिए यूज़ होता है सभी में, डिवाइड एरर, ठीक। इसके बाद आता है हमारा टाइप 1। टाइप 1 हमारा यूज़ हो रहा होता है, टाइप 1 होता है हमारा ट्रैप या सिंगल स्टेप के लिए। जैसे सिंगल स्टेप और ट्रैप का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस है, अगर TF फ्लैग बिट 1 है तो उस केस में इंटरप्ट आएगा। इसमें क्या हो रहा होगा कि एक प्रोग्राम सिंगल स्टेप में एग्जीक्यूट होगा, उसका एक स्टेप खत्म होते ही माइक्रो प्रोसेसर वेट करेगा, मतलब वो रुक जाएगा, ठीक। तो इसे कहते हैं सिंगल स्टेप इंटरप्ट, ये ट्रैप फ्लैग की वजह से होता है। और जब डीबगिंग वगैरह, मैंने बताया था कि ट्रैप फ्लैग हमारा डीबगिंग में यूज़ होता है, तो डीबगिंग में हम यही तो कर रहे होते हैं कि एक स्टेप कंप्लीट हुआ उसके बाद हमें रुक जाना है, होल्ड और देखना है उस स्टेप को एनालाइज वगैरह, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आगे, इस तरीके से। तो फिर है हमारा टाइप 2। टाइप 2 होता है हमारा NMI के लिए। NMI का भी मैं बताऊंगा तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। NMI। और फिर होता है हमारा टाइप 3। टाइप 3 होता है हमारा इंट 3 या ब्रेक पॉइंट्स के लिए, ठीक, ब्रेक पॉइंट्स के लिए। फिर है हमारा टाइप 4। टाइप 4 है हमारा ओवरफ्लो के लिए। ओवरफ्लो, जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन से ओवरफ्लो कंडीशन जनरेट हो जाए तो उस केस में ये वाला इंटरप्ट आ जाएगा, है ना। और टाइप 5 जो है वो हमारा बाउंड के लिए। सिर्फ यही है जो मतलब डिफाइंड है, ठीक, इतने ही बस बाउंड के लिए। बाउंड का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसका, कि जब भी डेटा बाउंड्री के अंदर होगा तो इंटरप्ट नहीं आएगा और बाउंड्री से बाहर होगा तो इंटरप्ट आ जाएगा। ये भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक। इसके बाद हमारे जितने भी इंटरप्ट होते हैं 32 तक, वो हमारे क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं, है ना। और 32 के बाद मतलब 31 तक तो रिजर्व हो जाएंगे ना, क्योंकि 0 से 31 तक 32 होगी, और 32 से लेके 255 तक के ये हमारे होंगे यूज़र डिफाइंड, ठीक, यूज़र डिफाइंड। अब इनका मेमोरी लोकेशन भी हम याद रख सकते हैं, जैसे हेक्स कोड में ये हमारा ऐसे होगा ना, 6 टाइम्स 0H, यहाँ से स्टार्टिंग होगी और हमारे जो लास्ट स्टोरी होगी ना 256 इंटरप्ट की, वो 0003FF ये हो रही होगी, ये, ठीक। नहीं, यहाँ ये एंड थोड़ी है, एंड तो 255 पे है ना, तो 0003FFH ये होगी हमारी एंडिंग। ये वही है, मतलब इसको ऐसे ही कुछ याद तो नहीं रखना, बस हाँ ये है कि हर वेक्टर 4 बाइट का होगा ना, तो 4 बाइट करके हम इन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे 1024 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक, 1024, क्योंकि जो टोटल साइज़ होगा उसका वेक्टर टेबल का वो 1024 MB की, वो KB की होगी, ठीक। इसके बाद आता है हमारा इसके बाद ना सिर्फ बाउंड इंस्ट्रक्शन को हमें मतलब बाउंड और ये जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं ना, int 10 int 3 int 2 ये सब एक्सप्लेन कर रखे हैं। और उसके बाद आता है कि ऑपरेशन ऑफ अ रियल मोड इंटरप्ट। जब रियल मोड के केस में इंटरप्ट होता है ना, तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे द ऑपरेशन ऑफ रियल मोड इंटरप्ट, ऑपरेशन ऑफ रियल मोड इंटरप्ट। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो सबसे पहला केस है कि हमारे जितने भी फ्लैग्स हैं ना उनकी वैल्यू को हम स्टैक में पुश करा देंगे, पुश F ऑपरेशन का यूज़ करेंगे और पुश द वैल्यू ऑफ ऑल फ्लैग्स इनटू स्टैक। जैसे हम सारे फ्लैग्स को क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होगा, फ्लैग्स हमारे, हम जो भी ऑपरेशन कर रहे होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें कैरी या फ्लैग, ओवरफ्लो कुछ भी जनरेट हो रहा होगा, सबका स्टेटस हमें स्टोर करके रखना है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम
वापस आए ना रिटर्न, तो हम वहीं से ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक, तो इसलिए हमने सब फ्लैग की सारी फ्लैग्स की वैल्यू को डाल दिया स्टैक पे। फिर क्या है हमारा कि हम IF और IF एंड TF फ्लैग की वैल्यू को क्लियर कर देंगे। किससे? CLI का यूज़ करके। CLI का यूज़ करके एक होती है STI क्या करती है? सेट करती है IF और TF फ्लैग की वैल्यू को 1। हम CLI का यूज़ करके इनकी वैल्यू को 0 सेट कर देंगे, मतलब क्लियर कर देंगे, बेसिकली क्लियर कर देंगे इन फ्लैग को। अब क्यों करेंगे क्लियर? जैसे IF की वैल्यू को 0 करने का मतलब है कि अब और कोई भी INTR पिन को हम डिसेबल कर देंगे। ठीक, डिसेबल का मतलब क्या है कि अब कोई भी इंटरप्ट नहीं आना चाहिए INTR पिन से। ठीक, क्योंकि अब इंटरप्ट दूसरा अगर हम एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कोई भी बीच में दूसरा इंटरप्ट नहीं आना चाहिए। ठीक, तो हमने वो कर दिया, ख़त्म। फिर है हमारा TF, कोई भी अब सिंगल स्टेप इंटरप्ट भी नहीं आना चाहिए। तो सिंगल स्टेप और ट्रैप को भी TF को क्लियर करके सिंगल स्टेप प्रोसेस को भी डिसेबल कर देते हैं। ठीक, सिंगल स्टेप प्रोसेस डिसेबल्ड, या फिर सिंगल स्टेप इंटरप्ट वही डिसेबल। ठीक, इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप है कि कंटेंट ऑफ CS पुश्ड इनटू स्टैक में पुश कर देंगे कंटेंट ऑफ CS। फिर फोर्थ स्टेप है हमारा, और यहाँ पे नई वैल्यू फैच कर लेंगे न्यू, या फिर लास्ट में देख लेंगे कंटेंट ऑफ IP विल बी पुश्ड इनटू स्टैक। ठीक, और लास्ट में क्या हो रहा होगा कि हम नई IP और CS की वैल्यू ले लेंगे ISR से। ठीक, जो इंटरप्ट वेक्टर कंटेंट होगा ना, उसका कंटेंट फैच होगा और वहाँ से हम ISR पे पहुँच जाएंगे। ISR से हमें IP और CS की नई वैल्यू मिलेगी। ठीक, ताकि हमारा नई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पाए। तो IP एंड CS की न्यू वैल्यू फैच होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे? फैच कर लेंगे नई वैल्यू IP और CS की, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर लेंगे, और जो भी काम होगा हमारा इंटरप्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें वापस आना है, तो IRET के थ्रू या फिर IRETD, ये हमारा उसमें यूज़ होता है 80386 और अबव में। वैसे हमें जनरली IRET का इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन, फिर हम उससे रिटर्न हो जाएंगे। ये सब भी मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि रिटर्न में हम वापस से वही क्या करेंगे, CS की वैल्यू, CS और IP की वैल्यू डाल देंगे, और सारे फ्लैग की वैल्यू वापस डाल देंगे फ्लैग्स में, स्टैक से उठा के पॉप कर लेंगे, मतलब वैल्यू। ठीक, और अब है हमारा प्रोटेक्टेड मोड के केस में क्या हो रहा होगा। जैसे रियल मोड के केस में तो ये हो गया, तो प्रोटेक्टेड मोड के केस में क्या हो रहा होगा? तो प्रोटेक्टेड मोड में भी सभी जितने भी काम है ना, ये जो भी मैंने बताए हैं सेम ही होंगे, या हम सिमिलर कह सकते हैं, है ना, सिमिलर ही होंगे। बस क्या हो रहा होगा कि इसमें जैसे इंटरप्ट वेक्टर जो है, इसमें इंटरप्ट वेक्टर की जगह इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है। तो हमें जहाँ पे जाना है उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरप्ट वेक्टर टेबल के थ्रू जाना पड़ेगा, और वहाँ से हमें ISR की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरप्ट वेक्टर से मिल जा रही थी, वहाँ पे हमें इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल के थ्रू वो ISR की वैल्यू मिलेगी। ठीक, उस ISR की वैल्यू से हम CS और IP की नई वैल्यू फैच कर लेंगे, और हम सेम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। तो सब सेम है, बस हमें इसमें इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का यूज़ करना है। ठीक, मैंने STI और CLI का वर्क बता दिया ऑलरेडी। और इसके बाद है हमारा, इसके बाद एक बार मैं ना INTR और NMI को बताता हूँ, जैसे इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो NMI हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है,
नॉन मास्केबल, इसको हम मास्क नहीं कर सकते, ठीक, नॉन मास्केबल है, इंटरप्ट है। और ये ना इंटरनली डिकोडेड होता है, ऑलरेडी इंटरनली डिकोडेड होता है, तो हमें इसको डिकोड करना नहीं पड़ता, ये हमें एक्सटर्नली डिकोड करना पड़ता है, ठीक, एक्सटर्नली डिकोड करना पड़ता है। और इसमें क्या है, ये होता है हमारा एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड का मतलब है कि टाइमिंग मैटर, जहाँ भी टाइमिंग मैटर करती हो ना, वो होगा हमारा एज ट्रिगर्ड। जैसे एज ट्रिगर्ड में इसमें शार्प एजेस होंगी और टाइमिंग एकदम एक्यूरेट चाहिए होगा। जैसे अगर सपोज अगर पावर कट हो गया तो एनएमआई के थ्रू इंटरप्ट आएगा ना, तो हमें पावर कट पे एकदम मतलब कम मिनिमम से मिनिमम टाइम में एकदम हमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो रहा होगा, एनएमआई के थ्रू इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसे एज ट्रिगर्ड कहते हैं, इसको कहते हैं लेवल ट्रिगर्ड, ठीक। और जब एनएमआई पिन पे लॉजिक 1 आता है ना, तो जल्दी से जल्दी उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, ठीक। जैसे ही 1 आता है इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जबकि आईएनटीआर के केस में ऐसा नहीं होता। आईएनटीआर पे अगर इंटरप्ट आया है तो पहले काफ़ी देर तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर आईएफ फ्लैग, जो आईएफ फ्लैग है उसके थ्रू हम उसका स्टेटस चेक करेंगे कि आईएफ फ्लैग में 1 है या नहीं। अगर 1 होगा तभी उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक। और उसके बाद भी क्या हो रहा होगा, इसमें ना 2 पल्सेस जनरेट हो रही होगी, और फिर INTA जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा होगा, ठीक। INTA फिर एक्नॉलेजमेंट भेज रहा होगा और तब जाके इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इसमें ये सब इतना काम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ना वेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें वेक्टर नॉट प्रेजेंट। जो INTR है उसके पास अपना खुद का कोई वेक्टर नहीं है, जबकि NMI के पास वेक्टर है, ठीक। NMI के पास वेक्टर प्रेजेंट है, तो इसको मतलब माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि उसे कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना है, ठीक। अब वेक्टर NMI पे अगर 1 आया तो वेक्टर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है। और माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि मुझे किस पोजीशन पे जाना है, ISR क्या है, उसको ऑलरेडी उसका एड्रेस पता है, क्योंकि हमें पता है जब भी NMI के थ्रू इंटरप्ट आता है वो टाइप 2 से आता है, ठीक। और हमें पता है टाइप 2 भी हमारा पहला तो होगा हमारा 0 पे वेक्टर टेबल में, सेकंड होगा हमारा 4 पे, और थर्ड होगा हमारा 8 पे। तो ये होगा हमारा 0000008H, इस पे होगा हमारा, ठीक। तो हमें इसका एड्रेस ऑलरेडी पता है कि ISR यहाँ पे पड़ा है, तो बस। और ना जैसे ये मैंने बताया ना कि जो हमारा INTR इनपुट होता है ये हमारा लेवल ट्रिगर्ड होता है, ठीक, लेवल ट्रिगर्ड होता है। लेकिन हम इसको भी ना एज ट्रिगर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं कभी कभी जब हमें नीड होती है, तो ये भी हमारा एज ट्रिगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि हम D टाइप फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके, D टाइप फ्लिप फ्लॉप का, फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं है, बस वही है रजिस्टर, जैसे लैचेज में होता था ना फ्लिप फ्लॉप, सेम उसी के थ्रू, उसी के जैसा है ये। D टाइप फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं और इससे कन्वर्ट हो जाता है हमारा एज ट्रिगर्ड में। इसके बाद अब जो बुक में दे रखे हैं ना वो जैसे एक्सपेंडिंग इंटरप्ट स्ट्रक्चर वो दे रखे हैं, उसके डायग्राम, तो वो ना थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा और मुझे लगता भी नहीं इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जैसे नैंड गेट वगैरह का यूज़ कर रखा है इन्होंने, ये शायद से जब हम इंटरफेसिंग पढ़ेंगे ना, मेमोरी आईओ इंटरफेसिंग, तो अगर नीड होगी ना तो मैं उसमें करा दूंगा, ठीक, मेमोरी आईओ इंटरफेसिंग वगैरह। जब इसमें जैसे डेजी चैन इंटरप्ट दे रखा है, तो ये सब ना वही है कि अगर मैं जब मेमोरी आईओ इंटरफेसिंग होगी उसमें अगर इनकी नीड पड़ रही होगी तो मैं इन्हें करा दूंगा, नहीं तो वैसे कोई नीड है नहीं, ठीक। अब इसके बाद बस यही है कि INTR पिन का थोड़ा सा और जैसे INTR पिन बेशक हमने देखा अभी कि NMI पिन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा फास्ट भी है और जल्दी वर्क करती है, एज ट्रिगर्ड है, और हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे INTR पिन के। पर इसका मतलब ये नहीं कि NMI पिन के मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि INTR पिन की कम वो है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कम इम्पोर्टेंट है।
INTR पिन जो है NMI के थ्रू तो हम सिर्फ एक ही इंटरप्ट को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन INTR के थ्रू ना हम यहाँ पे एक PIC लगा सकते हैं। ठीक, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में एक INTR पिन है, यहाँ पे सपोज करो ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें एक INTR पिन है, एक INTA पिन है जो कि एक्नॉलेजमेंट भेजेगी और एक INTR पिन पर रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 8259 PIC लगा सकते हैं जो कि 8 IR0 से IR7 तक 8 इंटरप्ट को हैंडल कर सकती है। ठीक, अब ये तो सिर्फ एक PIC होगी, अगर हम इसमें स्लेव मास्टर स्लेव रिलेशन भी लगा दें तो हम यहाँ पे 8 PIC को कनेक्ट कर सकते हैं और जिससे हम 64 इंटरप्ट तक हैंडल कर सकते हैं। ठीक, 64 इंटरप्ट ये हो गया। इसके बाद क्या आया हमारा 8259 PIC ही पढ़ लेते हैं। ठीक, 8259 का वही मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 8259A जो हमारे सिलेबस में है ये क्या करती है, एड्स 8 वेक्टर्ड प्रायोरिटी एनकोडेड इंटरप्ट। इसका मतलब वही है कि ना ये 8 इंटरप्ट तक हैंडल कर सकती है और ये कंट्रोलर हमारा 64 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकता है ना, जो कि मास्टर स्लेव में होगा। इसमें 8 स्लेव प्रेजेंट होंगी, उस केस में 64 हैंडल करेगा और ये मैक्सिमम है बस, क्योंकि हमेशा एक ही मास्टर होना चाहिए, स्लेव 8 तक हो सकते हैं। ठीक, और इसके बाद मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि ये ना 40 पिन की IC होती है जो 8259 है, इसको 8259 PIC बोलते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल। ये हमारी 40 पिन की IC होती है, इसमें D0 से D7 तक हमारी 7 पिन होती है डिवाइस के लिए, है ना, और IR0 से IR7 तक 7 कह दिया था मैंने, 8 पिन होती है डिवाइस के लिए और 8 पिन होती है यहाँ पे इंटरप्ट के लिए। ठीक, फिर एक पिन होती है A0, ये हमारे कंट्रोल वर्ड में हेल्प करेगी कि कौन सा कंट्रोल वर्ड है। जैसे ICW जब प्रोग्राम होते हैं तो हमारी A की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, और जब हमारे OCW डिज़ाइन प्रोग्राम करते हैं तो A की वैल्यू 0 हो जाती है, वो 1 हो जाती है, सॉरी। और फिर होती है एक चिप सेलेक्ट का काम वही है कि ये इसको जो ये IC है इसको अनेबल करने का काम ये करेगा। तो चिप सेलेक्ट हमारी 0 होनी चाहिए, इसे जब 0 वैल्यू मिलेगी तभी ये IC ऑन होगी। ठीक, फिर इसमें राइट पिन होती है एक, और एक होती है SP और EN, SP और EN, इनका भी काम बताऊंगा अभी मैं। फिर एक होती है INT पिन और एक होती है INTA पिन। ठीक, अब एक बार मैं एक एक करके सबका काम बताता हूँ। जैसे इनका तो मैंने बता दिया, यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, यहाँ से इंटरप्ट आएगा। A0 का भी बता दिया मैंने, है ना। फिर है A0 बेसिकली एड्रेस इनपुट सेलेक्ट डिफरेंट कमांड वर्ड विद इन 8259। इसमें मतलब कमांड वर्ड को सिलेक्ट करने का काम करेगी ये। ठीक, कमांड वर्ड्स को सिलेक्ट करने का काम ये करेगी। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, और जो इंट पिन है ना, इंट पिन पे क्या हो रहा होगा, ये इंट पिन हमारी INTR माइक्रो प्रोसेसर के INTR पिन से कनेक्टेड होगी। अगर ये जो IC दे रखी है, अगर ये मास्टर IC है तो मास्टर में क्या हो रहा होगा कि इंट पिन, मास्टर की इंट पिन INTR पिन से कनेक्टेड होगी माइक्रो प्रोसेसर की, जो कि फाइनल इंटरप्ट जो भी भेजना होगा वो भेज देगी माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक, और वो उसको हैंडल कर लेगा। और अगर स्लेव की बात करें हम, ठीक, तो स्लेव के केस में क्या हो रहा होगा, जो इंट पिन है हमारी वो हमारी मास्टर की IR पिन से कनेक्टेड होगी, मास्टर की IR पिन से कनेक्टेड होगी। ठीक, वो इन्हीं पे IR कोई सी भी IR से कनेक्टेड होगी और यहाँ पे इंटरप्ट जा रहा होगा, उसका जो फाइनल इंटरप्ट है एक इंटरप्ट भेजेगी ना, पहले प्रायोरिटी रिजोल्व करके वो एक इंटरप्ट भेजेगी इस पर, तो पहले कोई सा एक इंटरप्ट इस पिन के थ्रू आ रहा होगा। ठीक,
उसकी INT पिन इससे कनेक्टेड होगी, तो ये भी पता चल गया। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसमें CAS0 और CAS2 तक और CAS1 ये 3 पिन होती है मतलब, ठीक। ये हमारी कैस्केडिंग के लिए होती है, मतलब मास्टर स्लेव रिलेशन को डिफाइन करती है बस। फिर है हमारी चिप सेलेक्ट का, तो मैंने बता ही दिया था। ये कैस्केड लाइन होती है CAS0 से CAS2 कि यही वो मास्टर स्लेव रिलेशन बताएगी। और SP और EN का क्या काम है, तो SP होती है स्लेव प्रोग्राम और EP होती है हमारी एनेबल बफर, ठीक। एनेबल बफर, अगर बफर एनेबल होती है, ठीक, बफर्ड मोड है, उस केस में क्या होगा, जैसे 8259 में बफर मोड है, तो ये जो पिन है ना, ये वाली पिन कंट्रोल करेगी, कंट्रोल डेटा बस बफर, डेटा बस ट्रांस रिसीवर। ये 8288 होता है ना, तो नहीं, ये शायद था, ये 8286 था ट्रांस रिसीवर, हाँ। तो कंट्रोल डेटा बस ट्रांस रिसीवर को कंट्रोल करेगी बफर्ड मोड में, ठीक, ये वाली पिन। यानी अगर बफर्ड मोड होगा 8259 का, लेकिन अगर बफर्ड मोड नहीं होगा, नॉट बफर्ड, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, ये पिन प्रोग्राम डिवाइस एज स्लेव एंड मास्टर, प्रोग्राम डिवाइस एज स्लेव एंड मास्टर, स्लेव है या मास्टर है, ऐसे प्रोग्राम करेगी डिवाइस को, ठीक। फिर है अब इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है ना 8259 की, वो देख लेते हैं एक बार। प्रोग्रामिंग 8259, तो 8259 को पहले एक बार मैं CAS0 और CAS2 तक का इनका भी वर्क बता देता हूँ। ये जो कैस्केडिंग लाइन है ना, कैस्केडिंग, अबे यार कैस्केडिंग लाइंस, इनका वर्क क्या है कि ये यूज्ड एज अ आउटपुट, यूज्ड एज आउटपुट्स फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। स्लेव को मतलब कुछ भी आउटपुट भेज रहा हूँ, तो वो उसके लिए यूज़ होती है फॉर मल्टीपल कास्केडिंग सिस्टम, ठीक। तो 8259 की प्रोग्रामिंग में क्या है कि हमारे कुछ इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड होते हैं, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड होते हैं, लाइजेशन कमांड वर्ड होते हैं, कमांड वर्ड, ये हमारे टोटल 4 होते हैं, ठीक। अगर हमारे सिंगल सिस्टम है, ठीक, सिंगल सिस्टम है हमारा, तो 3 कमांड वर्ड जरूर होने चाहिए। जैसे एक बार ये बुक में लिखा है ना कि प्रोग्राम बाय इनिशियलाइजेशन एंड ऑपरेशन कमांड वर्ड ICW आर प्रोग्राम, जो ICW है ना, ICW आर प्रोग्राम बिफोर 8259 is able to function in system and dictate the basic operation of 8259. OCW are program during the normal control of the operation। मतलब ICW जो है वो 8259 के फंक्शन से पहले ही प्रोग्राम कर दिए जाएंगे, और OCW आर प्रोग्राम ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन, फिर उसके बाद OCW प्रोग्राम होते हैं बस। अब इसमें क्या है कि अगर जैसे सिंगल आईसी है, वो सिंगल आईसी है हमारी, कोई सिर्फ मास्टर है, स्लेव वगैरह कोई भी प्रेजेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, जो हमारे ICW से IC4 तक है ना, तो जब सिंगल होगी, सिंगल के केस में ICW1, ICW2 और ICW4, इनको तो हमें ज़रूर से ज़रूर प्रोग्राम करना है। ICW4 मस्ट बी प्रोग्राम्ड, मस्ट बी प्रोग्राम्ड, ठीक। 3 को हमें ज़रूर से प्रोग्राम करना है। 4th को क्यों नहीं करना, क्योंकि जो 4th वाला होता है ना, मतलब ICW3 जो है, ये हमारा कैस्केड रिलेशन को दिखाता है, कैस्केड रिलेशन को। ये जब ही अगर हमारे सिस्टम में कोई स्लेव प्रेजेंट हो,
तभी हम ICW3 को प्रोग्राम करते हैं। ठीक, प्रोग्राम करते हैं जब हमारा कोई कैस्केड रिलेशन प्रेजेंट हो। ठीक, इसके बाद ये हो गया। फिर है हमारा ICW1 का काम देख लेते हैं। ICW1 का तो ये क्या करता है, प्रोग्राम बेसिक ऑपरेशन ऑफ 8259। और एक और है इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड, जैसे स्टार्ट होंगे ना, तो उसी का मैं बता रहा हूँ कि ICW जब प्रोग्राम्ड हो रहे हों, अरे ICW जब प्रोग्राम हो रहे होंगे, ठीक, प्रोग्राम्ड हो रहे होंगे, उस केस में हमारी A नोट की वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब है इसमें जैसे इसमें A नोट की वैल्यू 1 होगी, ये ठीक है, लेकिन जो ICW1 की वैल्यू ना, A नोट ICW1 के केस में A नोट की वैल्यू बुक में 0 दे रखी है, तो वो मेरे को एक्चुअल नहीं पता, पर बुक में 0 है तो उसको 0 मान लेंगे। और जो OCW1 है उसमें तो एक्सेप्शन है ही कि जो OCW1 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसका एक्सेप्शन है, नहीं तो उसमें सबकी वैल्यू 0 होती है। अब जैसे ICW1 है प्रोग्राम बेसिक ऑपरेशन ऑफ 8259। ठीक, इसके बाद है हमारा इसका फॉर्मेट। एक बार फॉर्मेट बता दूं, फॉर्मेट से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर्मेट में ना यहाँ होती है D0 से D7 तक की कुछ पिन्स, और एक होती है हमारी A नोट की वैल्यू। तो A नोट की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मैंने ऑलरेडी बता दी। ठीक, और जो हमारी है D7 D5, ये मतलब D5 से D7 तक की वैल्यू ये होती है डोंट केयर। ये कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं इनसे, है ना, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। D4 जो है, D4 की वैल्यू हमारी 1 होगी। और यहाँ पे है फिर लेवल, रुक जाओ, लेवल ट्रिगर्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, लेवल ट्रिगर्ड मोड, हाँ, LTIM, लेवल ट्रिगर्ड मोड। तो ये बताएगा हमारा कि एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है। तो अगर LTIM, ये D3 है, LTIM की वैल्यू अगर 1 होगी तो लेवल ट्रिगर्ड होगा, और अगर 0 होगी तो एज ट्रिगर्ड होगा। जनरली वैसे INTR पिन से इनपुट वगैरह जा रहे हैं, तो ना INTR पिन जनरली हमारी लेवल ट्रिगर्ड होती है, तो जनरली इसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। ठीक, फिर है यहाँ पे D2 एड्रेस इंटरवल के लिए होती है पिन, इसका कुछ यूज़ नहीं है इतना ज़्यादा। मेन है फिर ये वाली SGNL, ये सिंगल, बेसिकली सिंगल के लिए यूज़ होगी, सिंगल है या कास्केड है। अगर सिंगल होगी तो 1 होगी इसकी वैल्यू कि एक ही प्रेजेंट है, और अगर स्लेव भी प्रेजेंट है, कास्केड मोड है मतलब, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और जब भी इसकी वैल्यू 0 होगी ना, तो हमें ICW3 बनाना ही पड़ेगा। ICW3 मैंडेटरी हो जाता है उसके बाद, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे बस IC4 की वैल्यू होती है कि IC4 की नीड है या नहीं है, उसकी वैल्यू को ये बताएगा। वैसे जनरली ना हम ICW4 को डिफाइन करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो जनरली इसकी वैल्यू 1 होती है, D4 की वैल्यू 1 होती है, और सिंगल होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये, और ये एड्रेस के लिए यूज़ हो जाती है बस। ठीक, तो इसका ये फॉर्मेट इतना ज़्यादा जो मैं बताता हूँ, देख इसका ना फॉर्मेट ये मैं बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद मत करना, बस इसका जो ICW का बेसिक ऑपरेशन जो है मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ है जो एग्ज़ाम में याद रखने के लिए। ठीक, जैसे हमारा
प्रोग्राम बेसिक ऑपरेशन ऑफ 8259, ये मतलब बेसिक ऑपरेशन को प्रोग्राम करती है। फिर ये हमारी बताती है कास्केड रिलेशन है, कास्केडिंग है या नहीं है। वो हमें ICW1 से ही पता चल जाता है कास्केडिंग है या नहीं। कास्केडिंग मतलब कि मास्टर स्लेव रिलेशन है या नहीं है, कि एक ही IC प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो यहाँ से ही हमें पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? सिंगल से। जो सेकंड है ना D1 बिट से ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो सिंगल की है SNGL। अगर ये 1 होगी तो सिंगल है, नहीं तो नहीं। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है ना। इसके बाद बस इसमें यही है। अब कितनी है, यहाँ से हमें पता चल गया कि कास्केडिंग है। अब कितनी है वो हमें कहाँ से पता चलेगा? ICW3 से। ठीक, तो इसमें तो इतना ध्यान रखना था। फिर है हमारा ICW2। ICW2 का देख लेते हैं, ये क्या करती है? सेलेक्ट वेक्टर नंबर, सेलेक्ट वेक्टर नंबर यूज्ड विद इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट। ये बेसिकली वही है कि सेलेक्ट करेगी वेक्टर नंबर। अगर इसका एग्जांपल है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है इसमें, तो अगर इफ़ वी डिसाइड टू प्रोग्राम 8259 फॉर वेक्टर्स, तो सपोज हमें 70H से 77H तक के वेक्टर के लिए हमें वो करनी है डिज़ाइन, है ना। तो हम ICW में क्या डाल देंगे? ICW में हम 70 डाल देंगे, बस 70H डाल देंगे। ये वाली लोअर वैल्यू डाल देते हैं बस इसमें वेक्टर नंबर के लिए। अगर इन वेक्टर्स के लिए करनी है ना, तो इसमें लोअर नंबर डाल देंगे बस। फिर इसके बाद आते हैं हमारे ICW3। ICW3 का काम क्या है कि ICW ओनली यूज्ड व्हेन ICW1 इंडिकेट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंडिकेट सिस्टम इज ऑपरेटेड इन कैस्केड मोड। जब हमारा ICW3 बता दे कि कैस्केड मोड में सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, उसी केस में तब ही हम ICW3 को प्रोग्राम करेंगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका। दिस ICW इंडिकेट वेयर द स्लेव इज कनेक्टेड टू द मास्टर। अब इसके भी दो डायग्राम है। जैसे एक हो गया हमारा मास्टर का जो फॉर्मेट है D0 से D7 तक। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे D0 से D7 है, तो यहाँ पे S नोट से लेके S7 तक के नंबर लिख लेंगे। अब इनका मतलब क्या है? अगर स्लेव 1 प्रेजेंट होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, स्लेव 2 प्रेजेंट होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, स्लेव 3 प्रेजेंट होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो भी प्रेजेंट नहीं होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये है एड्रेस के लिए, मतलब एड्रेस की कह रहा, सॉरी, ये है ए नोट की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ICW के केस में 1 होगी, एक्सेप्ट ICW1। ठीक, और इसके बाद हमारा ICW, वैसे ICW2 का नहीं बताया ना मैंने, तो 2 का भी एक बार मैं बता देता हूँ। तो ना जो इसका ICW2 का है, उसमें क्या होता है, सिर्फ वही पहली तो 1 ही होगी, ए नोट, और इसमें क्या होगा, वेक्टर एड्रेस प्रेजेंट होगा बस। इनमें कुछ वेक्टर एड्रेस प्रेजेंट होगा जो कि वेक्टर की डिटेल बता देगी बस। फिर है हमारा ICW3 का तो मैं ऑलरेडी बता ही रहा था कि ये जितने भी स्लेव प्रेजेंट होंगे जहाँ जहाँ पे होंगे उसमें 1 आ जाएगा। ठीक, फिर है हमारा, ये है स्लेव के लिए। स्लेव पहली वैल्यू तो 1 ही होगी, और D7 से D नोट तक। तो ना स्लेव में हमारी आईडी होगी कि स्लेव कौन सी आईडी पे प्रेजेंट है। जैसे IR कोई IR पिन से कनेक्टेड होगा ना, तो कौन सी वाली पिन से कनेक्टेड है, तो उसी की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, है ना, और सबकी वैल्यू 0 रहेगी बस। फिर है हमारा ICW4, है ना।
ICW4, एक मिनट, ICW4 का बताता हूँ एक बार। ICW4 का क्या है कि हमारा इसका फॉर्मेट, इसमें एक डी नोट होगा, यहाँ पे होगा एक AEOI, फिर यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे होगा बफ, फिर यहाँ पे होगा SFNM, ठीक। और फर्स्ट वैल्यू तो 1 ही होगी, यहाँ पे 000 होगा। अब इनका मैं एक बार बताता हूँ क्या क्या है कि राइट मोस्ट बिट जो है वो हमारी 1 होनी चाहिए। ये वाली बिट 1 होगी हमेशा। क्यों होगी? टू सेलेक्ट ऑपरेशन विद 8086 पेंटियम या फिर पेंटियम 4। मतलब इसमें जो मैं बुक की लाइन ही बताता हूँ, जैसे प्रोग्राम फॉर यूज़ विद 80, जो ICW4 है ना, प्रोग्राम फॉर यूज़ विद 8086 पेंटियम 4 माइक्रो प्रोसेसर बट इज़ नॉट प्रोग्राम इन सिस्टम दैट फंक्शन विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। तो ये उनमें प्रोग्राम नहीं होती जिसमें हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो। तो अगर 8085 की केस होगा तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे 0 नहीं हो, हमें सिर्फ ये देखना है, हम 8086 पढ़ रहे हैं ना, तो उस केस में ये वैल्यू 1 होगी हमेशा, ठीक। फिर आता है इसका SFNM का काम देखते हैं। SFNM, अगर इस पे लॉजिक 1 होगा ना, अलाउज हाईएस्ट प्रायोरिटी, अलाउज हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्लेव टू बी रिकॉग्नाइज्ड by master while it is processing another interrupt। देखो इसमें पता है क्या हुआ कि हम ना, SFNM का मतलब है कि अगर इस पे लॉजिक बनाया तो ये करेगा, अलाउ कर देगा हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट ले लो स्लेव से, जबकि ये एक स्लेव का एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है अभी, लेकिन फिर भी क्या बोल देगा, एक स्लेव से हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट आ गया तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्लेव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मास्टर व्हाइल इट इज प्रोसेसिंग अनदर इंटरप्ट। तो इसका मतलब यही है। जो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ओनली 1 इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज प्रोसेस एट अ टाइम एंड अदर्स आर इग्नोर अंटिल द प्रोसेस इज कंप्लीट, ठीक। जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए ना, जब तक माइक्रो प्रोसेसर दूसरी रिक्वेस्ट नहीं लेगा। लेकिन SFNM अगर 1 होगा तो उस केस में वो दूसरी रिक्वेस्ट भी ले सकता है वाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग सम इंटरप्ट। मतलब क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट उसको आ चुकी थी स्लेव से पहले इंटरप्ट की, लेकिन वो दूसरी भी ले लेगा अगर कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आ गया। हाई प्रायोरिटी का उसे कैसे पता चलेगा कि SFNM की वैल्यू 1 होगी बस, ठीक। फिर है इसमें बफ और MS का यूज। जैसे MS थी यहाँ पे, MS यहाँ पे था, तो बफर्ड एंड मास्टर स्लेव आर यूज टुगेदर टू सेलेक्ट बफर्ड ऑपरेशन और नॉन बफर्ड ऑपरेशन। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, हमने एक पिन देखी थी ना, कौन सी पिन थी वो, ये वाली SP और EN पिन देखी थी हमने। तो SP और EN पिन क्या कर रही थी कि अगर बफर्ड मोड एनेबल होगा तो कंट्रोल कर रही थी डेटा बस ट्रांस रिसीवर को, और अगर स्लेव मतलब बफर्ड एनेबल नहीं होगा तो वो प्रोग्राम डिवाइस एज ए स्लेव एंड मास्टर, ठीक। ये था। तो बफर, आगे अगले नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ कि बफ एंड MS का यूज़ क्या है।
MS का यूज़ क्या है। बफर्ड एंड मास्टर स्लेव आर यूज टुगेदर टू सेलेक्ट बफर्ड ऑपरेशन और नॉन बफर्ड ऑपरेशन। तो ये बस बफर्ड और नॉन बफर्ड ऑपरेशन को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होगी, बफर्ड और नॉन बफर्ड ऑपरेशन को। ठीक, तो यहाँ से पता चलेगा कि बफर्ड ऑपरेशन चल रहा है या नॉन बफर्ड। फिर एक है AEOI, इसका भी बताता हूँ अभी। अब AOI का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, सेलेक्ट ऑटोमेटिक और नॉर्मल एंड ऑफ इंटरप्ट, नॉर्मल एंड ऑफ इंटरप्ट। ठीक, सेलेक्ट ऑटोमेटिक और नॉर्मल एंड ऑफ इंटरप्ट। इसमें क्या है कि अगर EOI कमांड, जो EOI है ना, अभी EOI का हम पढ़ेंगे जब OCW2 होगा, तो OCW2 जो कमांड वर्ड है ना, ऑपरेशन कमांड वर्ड, उसमें सेकंड वाला तभी यूज़ होगा जब AOI डिसेबल होगी। मतलब जब AOI मोड इसमें सेलेक्टेड नहीं होगा, ICW4 जब AOI मोड सेलेक्ट नहीं करेगा, तब ही हमारा OCW2 डिज़ाइन होगा। ठीक, नहीं तो नहीं होगा। EOI कमांड ऑफ OCW2 are used only if AEOI mode is not selected by ICW4। ठीक, बस ये था। अब अगर AOI मोड सेलेक्ट कर लिया, अगर सेलेक्ट कर लिया हमने, एक बार सेलेक्ट कर लिया, तो OCW2 का तो होगा नहीं। फिर क्या होगा, इंटरप्ट ऑटोमेटिकली रीसेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट। इंटरप्ट ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट नहीं, रीसेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट। इसको ऑटोमेटिकली रीसेट कर देगा। जो हमारा AOI अगर सेलेक्ट होगा ना, तो इंटरप्ट अपने आप इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट को रीसेट कर देगा। और फिर अगर एक बार इंटरप्ट ने क्या करा, रीसेट कर दिया ना इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट को, तो जो प्रायोरिटी है वो मॉडिफाई नहीं होगी। एक बार रीसेट हुआ, AOI मोड अगर सेलेक्टेड हुआ, तो इंटरप्ट क्या करेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली रीसेट कर सकता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट को। अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो मॉडिफाई नहीं होगी। ठीक, दिस इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। बस, तो अगर ऑटोमेटिकली इंटरप्ट ऑटोमेटिकली रीसेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट, प्रायोरिटी डिडंट मॉडिफाई, प्रायोरिटी मॉडिफाई नहीं होगी। बस, अब है फिर ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स, ऑपरेशनल कमांड। अभी देखो, जैसे ये किया ना हमने, ICW4 करा। ठीक, ICW4 में हमने ये देख लिया कि लास्ट बिट हमारी 1 होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर है हमारा AOI मोड। AOI मोड में क्या होगा कि इंटरप्ट, हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट को वो कर देगा, ऑटोमेटिकली रीसेट कर देगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रायोरिटी रिजोल्वर है वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। फिर प्रायोरिटी मतलब मॉडिफाई नहीं होगी उसके बाद। और बफ और MS का भी हमने वर्क देख लिया था कि इससे क्या होगा, बफर्ड मोड है या नहीं है, ये इन दोनों से डिसाइड होगा। ठीक, फिर हमने SFNM का भी देख लिया था। इससे पहले SFNM का काम क्या था कि अगर इसकी लॉजिक 1 होगी तो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्लेव टू बी रिकॉग, मतलब अगर इस पे लॉजिक 1 है ना, तो इसका मतलब ये है कि स्लेव से अगर हमारे पास ऑलरेडी एक इंटरप्ट है, लेकिन अब उससे दोबारा से भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट ले सकते हैं। ठीक, तो हमें इसमें याद क्या रखना है, जैसे एग्जाम पर्पज़ के लिए कि SFNM का वर्क क्या है, बफ और MS का, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ना जो ICW4 का फॉर्मेट है उसमें ये चीज़ होती है, ये काम करता है। बस, इसमें इनका ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन भी याद रखनी है। अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई अच्छी बात है, पर ज़रूरी नहीं है कि हाँ इनकी पोजीशन सबकी याद रखनी है, बस इनका वर्क पता होना चाहिए। ठीक,
और ये सारी डोंट केयर कंडीशन होगी, इसमें कुछ भी वैल्यू पड़ी हो। फिर हमारा ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स हैं। ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स क्या होते हैं कि ना ये जैसे ही ICWs प्रोग्राम होते हैं उसके तुरंत बाद OCWs प्रोग्राम होते हैं। ठीक, अब OCW जब प्रोग्राम हो रहे होंगे ना तो जो ए नोट पिन है उसका लॉजिक 1 होगा, नहीं लॉजिक 0 पे होगी, लॉजिक 1 पे तो पिछले केस में थी ना, तो ये लॉजिक 0 पे होगी OCW पिन। और इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था OCW1, OCW1 हमारी 1 पे होगी। अब ये 1 पे क्यों होगी अभी इसका भी बताऊंगा। जैसे OCW1 है, OCW1 में क्या हो रहा होगा कि ये यूज टू सेट एंड रीड द इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, यूज टू सेट एंड मास्क द इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ये बेसिकली इसको रीड और इसको सेट करने के लिए यूज होती है। अब इंटरप्ट मास्क रजिस्टर ने अगर किसी रजिस्टर को नहीं, सपोज कर कि मास्क बिट ना सेट हो रखी है कि 1 पे सेट होगी मास्क बिट, इसका मतलब है कि इस इंटरप्ट को सेट कर दो, मतलब मास्क कर दो इस इंटरप्ट को। तो IMR क्या करेगा, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये जब हम अभी इंटरप्ट मास्क रजिस्टर क्या करेगा, जैसे ही मास्क रजिस्टर वो मास्क बिट हमारी 1 हुई सेट, तो ये उस इंटरप्ट को मास्क कर देगा और फिर वो इंटरप्ट मतलब वो इंटरप्ट आगे नहीं जाएगा। ठीक, तो जो 8259 है वो ये काम भी करती है कि कुछ इंटरप्ट को मास्क करके हटा देती है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो मास्क बिट पे डिपेंड करेगा। अब हम इसको पहले प्रोग्राम क्यों करते हैं, OCW को हम ना पहले प्रोग्राम करते हैं, इसलिए हम इसकी ए नोट पे 1 पड़ा होता है इसलिए। ठीक, तो हम क्यों करते हैं प्रोग्राम, ताकि ये मास्क जो मास्क रजिस्टर है ना, रीड व्हेन OCW1 इज रीड, इसका मतलब है कि ना हम इस पे 1 जो पड़ा होता है ना, तो मास्क रजिस्टर हमें पता नहीं होता स्टार्टिंग में, मास्क बिट का हमें कुछ पता नहीं, अननोन है हमारे लिए, है ना, मास्क बिट अननोन है, हमें इसकी कुछ नहीं पता इन्फॉर्मेशन। तो हमें ना पहले प्रोग्राम करना पड़ेगा OCW1 को, उसे पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि हमें मास्क बिट का हम पता करके फिर IMR को सेट कर सकें। ठीक, तो इसीलिए इस पे ना वैल्यू 1 ही सेट हो जाती है, A0 की वैल्यू 1, इसका आंसर हो गया। फिर मास्क बिट की वैल्यू पता करनी होती है इसे, इसलिए पहली प्रोग्राम हो जाता है। तो जैसे ही ICW प्रोग्राम हो जाएंगे ना उसके तुरंत बाद ये प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें पता चल गया ये सेट और मास्क करता है, इंटरप्ट को सेट करेगा और रीड करेगा, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर को सेट एंड रीड, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये क्या लिख दिया मैंने, रीड इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, बस ये था। बेसिकली वही है कि ये मास्क करने के लिए भी यूज़ होगा कि किसी इंटरप्ट को मास्क कर देगा, वो मैंने बता दिया कैसे करेगा। अगर मास्क बिट 1 होगी तो उस इंटरप्ट को ये मास्क कर देगा और फिर वो इंटरप्ट को आगे नहीं भेजा जाएगा। ठीक, फिर है हमारा OCW2। अब OCW2 देखते हैं। अब हाँ बता, OCW2 क्या है, OCW2 हमारा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम्ड ओनली व्हेन द AEOI mode is not selected, ठीक, तो हमारा OCW2 प्रोग्राम होगा जब हमारा AEOI मोड सेलेक्टेड नहीं होगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका कि ICW4 में AEOI मोड प्रेजेंट था, अगर वो मोड सेलेक्ट नहीं होगा तभी हमारा OCW2 प्रोग्राम होगा। अब OCW2 में ना इन दिस केस OCW सेलेक्ट द वे 8259 रेस्पॉन्ड टू एन इंटरप्ट। अब इसमें क्या है, एक है नॉन
स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट, EOI वही है, एंड ऑफ इंटरप्ट, एंड ऑफ इंटरप्ट। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, मॉडिफिकेशन करता हूँ, जो मैंने पहले बताया था AEOI मोड में। इसमें मैंने बताया था इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिकली एंड ऑफ इंटरप्ट, ठीक, या फिर हम इसको नॉर्मल एंड ऑफ इंटरप्ट भी बोल सकते हैं। अब क्या हो रहा होगा, जैसे ही एक इंटरप्ट का काम खत्म हो जाएगा ना, मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रीसेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट, वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट को अपने आप ही ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर देगा, रीसेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि पहला काम तो क्या होगा कि अगर उस इंटरप्ट को दोबारा रिक्वेस्ट डालनी है ना, तो वो रिक्वेस्ट डाल सकता है, क्योंकि अभी भी वो प्रेजेंट है वहाँ पे, और प्रायोरिटी मॉडिफाई नहीं होगी। इसमें दे रखा है ना कि प्रायोरिटी मॉडिफाई नहीं होगी, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पहले जो उसकी प्रायोरिटी थी ना, जिस प्रायोरिटी में वो पड़ा था इंटरप्ट, अभी भी वो सेम प्रायोरिटी में ही है, वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर उसे दोबारा रिक्वेस्ट करनी है तो वो कर सकता है, ठीक। ये सब हो गया क्लियर। बस इसका काम क्या हो रहा था, अभी ऑटोमेटिकली उसने अपने आप को एंड कर लिया जब उसका काम खत्म हो गया, ठीक। इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं AEOI मोड को सेलेक्ट करना, ठीक। लेकिन अगर AEOI मोड सेलेक्ट नहीं है तो कुछ ऑपरेशन होते हैं काफ़ी सारे, जैसे नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। इसमें क्या हो रहा होगा कि अ कमांड सेंट बाय इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर्स टू सिग्नल द एंड ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट ISP क्या करेगा, एक कमांड सेंड करेगा और इंटरप्ट को सिग्नल देगा कि एंड हो जा, मतलब अब तेरा टाइम खत्म हो गया, खत्म, एंड हो, ठीक। इससे 8259 ऑटोमेटिकली डिटरमाइन विच इंटरप्ट लेवल वाज एक्टिव एंड रीसेट द करेक्ट बिट ऑफ द इंटरप्ट स्टेटस रजिस्टर। इससे क्या हो रहा होगा ना, इससे 8259 को पता रहेगा कि कौन सा इंटरप्ट, मतलब कौन सा इंटरप्ट चल रहा है, कौन सा इंटरप्ट अभी एग्जीक्यूट हो रहा है ना, एक्टिव है, और किस बिट को उसे रीसेट करना है, रीसेट कौन सी बिट को करना है, रीसेट बिट का भी पता चल जाएगा। और बस ये है ISR की रीसेट बिट, इंटरप्ट स्टेटस रजिस्टर। ये जो है ना इंटरप्ट स्टेटस रजिस्टर, ये इनका स्टेटस रखता है कि कितना इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो गया, कितना नहीं हुआ। तो वो सही ISR क्या करेगा, वो ISP क्या करेगा, इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर, हमारी एक्चुअल जो राइट बिट है ना उसको ही रीसेट करेगा, ठीक, ऑटोमेटिकली नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट में। अब रीसेट करने से क्या हुआ, रीसेटिंग द स्टेटस बिट अलाउ द इंटरप्ट टू टेक एक्शन अगेन और अ लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट टू टेक अफेक्ट। इससे क्या होगा, दो केस हो सकते हैं, या तो वो जो उसका स्टेटस क्या हुआ, ज़ीरो हो गया फिर से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ना उसको लगेगा कि 8259 को लगेगा अभी ये इंटरप्ट एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, ठीक। तो अगर उस इंटरप्ट को दोबारा से एक्शन में आना होगा तो वो क्या करेगा, वापस से आ सकता है, मतलब इंटरप्ट अलाउ इंटरप्ट टू टेक एक्शन अगेन, वो दोबारा से क्या कर सकता है, दोबारा से इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इंटरप्ट को बार बार एग्जीक्यूट होना हो, जैसे एक वो है ना की प्रेस का इंटरप्ट आया एक, तो हम बार बार की प्रेस कर रहे हैं, वो बार बार इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो वो बार बार इंटरप्ट आ रहा है, तो वो उसे बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहना है, तो उस केस में इसका यूज़ हो रहा होगा कि उसकी स्टेटस बिट को हम बार बार ज़ीरो कर देंगे, हमें पता है ये बार बार आएगा, ठीक। तो तब यूज़ हो रहा होगा। और क्या है कि अगर सपोज अगर इसे यूज़ नहीं होना, अभी इसे नहीं आना पिक्चर में, तो क्या होगा, ये अलाउ करेगा लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट टू टेक अफेक्ट। लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट, किसी लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट को बोलेगा कि अब तू आ जा और तू एग्जीक्यूट हो जा, है ना। ये है नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट।
तो नॉन स्पेसिफिक एंड में क्या हो रहा था, वो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि ना आईएसपी एक कमांड भेजेगा कि इंटरप्ट को एंड कर दो, ठीक। उसमें जो भी इंटरप्ट एक्टिव होगा उस इंटरप्ट को एंड कर दिया जाएगा, है ना, और उसकी स्टेटस बिट को रीसेट कर दिया जाएगा, ठीक। फिर है हमारा स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट, इसमें क्या होगा कि ना एक स्पेसिफिक इंटरप्ट को रिक्वेस्ट करी जाएगी कि तू एंड हो जा। अगर वो चल रहा होगा तो एंड हो जाएगा, है ना। और अगर वो उसमें भी नहीं आया होगा, अभी एक्शन में भी नहीं आया होगा, एक्टिव भी नहीं हुआ होगा, तो भी वो एंड हो जाएगा, है ना, उसकी बिट को रीसेट कर दिया जाएगा। तो स्पेसिफिक एंड का तो समझ में आ गया होगा कि ना ये अलाउ करेगा, इसका लिख देता हूँ मैं एक बार, अलाउ अ स्पेसिफिक इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू बी रीसेट। स्पेसिफिक इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू बी रीसेट, ठीक। फिर है इसके बाद है हमारा रोटेट ऑन नॉन स्पेसिफिक एंड। अब इसका मतलब क्या है, ये भी ना जैसे अभी मैंने पढ़ाया था नॉन स्पेसिफिक एंड से क्या कर रहा था, वो एक जो आईएसपी था हमारा, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि ना इंटरप्ट को एंड कर दो। अब जो भी एक्टिव था, एक्टिव इंटरप्ट एंड हो जा रहा था, है ना, एक्टिव इंटरप्ट एंड हो जा रहा था। लेकिन इस केस में प्रायोरिटी चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन रोटेट में क्या होगा ना कि जो अभी जिसे मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूट हुआ है, जो भी इंटरप्ट, सपोज IR4 अभी एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसको क्या करेगा, लोअर प्रायोरिटी दे देगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी दे देगा, है ना। और जो जो मतलब ऐसे ऑर्डर में दे देगा, जो उससे पहले एग्जीक्यूट होगा उसको उसके ऊपर प्रायोरिटी, तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट कर देगा इसकी, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा, रोटेट ऑन ऑटोमेटिक EOI। ये क्या है, रोटेट ऑन ऑटोमेटिक EOI। इसमें क्या हो रहा होगा ना कि दिस कमांड सेलेक्ट ऑटोमेटिक EOI विद रोटेटिंग प्रायोरिटी। मतलब प्रायोरिटी तो रोटेट हो रही होगी जैसे मैंने अभी बताया पिछले में, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली कोई भी एक इंटरप्ट जो अपने आप को सेलेक्ट करेगा और अपनी बिट इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट को रीसेट कर देगा, ठीक। EOI का तो हमने पढ़ा था ना, AEOI का सेम फंक्शन हो रहा होगा, लेकिन अब की बार प्रायोरिटी भी रोटेट करेगी, ठीक, वही है। लेकिन ये जो कमांड है ना, दिस कमांड इज ओनली यूज्ड व्हेन डिजायर। दिस कमांड इज ओनली यूज व्हेन डिजायर, ओनली यूज्ड व्हेन डिजायर्ड। तो जब इसकी ज़रूरत होगी तभी यूज़ करेंगे इसे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसमें क्या हो रहा होगा, सिर्फ ऑटोमेटिकली हम एंड कर देंगे, EOI एंड ऑफ इंटरप्ट। किसी एक इंटरप्ट को ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, जो भी एक्टिव होगा वो अपने आप को एंड कर लेगा और रीसेट कर लेगा अपने रिक्वेस्ट बिट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिट को रीसेट कर लेगा, बिट को रीसेट कर देगा, ठीक। फिर था हमारा रोटेट ऑन स्पेसिफिक EOI। रोटेट ऑन स्पेसिफिक EOI, इसमें क्या दे रखा है, फंक्शन एज स्पेसिफिक EOI की तरह फंक्शन करेगा। फिर मतलब स्पेसिफिक EOI की तरह किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्ट को एंड करेगा, लेकिन प्रायोरिटी रोटेट करेगा वही। फिर सेट प्रायोरिटी अलाउज द प्रोग्रामर टू सेट लोवेस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट यूजिंग L2 माइनस L नोट बिट। ये कुछ नहीं है, बस ऐसी है, बुक में दे रखा है फालतू का। फिर OCW3 है, OCW3 है। अब OCW3 क्या कर रहा होगा, सेलेक्ट द रजिस्टर टू बी रीड सेलेक्ट करेगा जो भी रजिस्टर रीड करना होगा,
द ऑपरेशन ऑफ मास्क रजिस्टर एंड पोल कमांड, या फिर द ऑपरेशन ऑफ, ये क्या क्या सेलेक्ट कर रहा होगा, मतलब OCW3 या तो कर रहा होगा सेलेक्ट रजिस्टर टू बी रीड, जो रजिस्टर को रीड करना है, या फिर द ऑपरेशन ऑफ स्पेशल मास्क रजिस्टर, सेलेक्ट द ऑपरेशन ऑफ स्पेशल मास्क रजिस्टर, या फिर एंड पोल कमांड का, ये सब है। अब एक बार देख लेते हैं इसमें है क्या। इसमें ना राइट मोस्ट 3 बिट होगी, जो राइट मोस्ट 3 बिट होगी, 3 बिट है ना। पोल वर्ड, किसी भी वर्ड की 3 बिट होगी। इंडिकेट एक्टिव इंटरप्ट रिक्वेस्ट विद हाई प्रायोरिटी, जो कि राइट मोस्ट 3 बिट होगी, वो इंडिकेट करेगी, इंडिकेट, अबे यार क्या लिख दिया, इंडिकेट एक्टिव इंटरप्ट रिक्वेस्ट, एक्टिव इंटरप्ट रिक्वेस्ट। कौन सा एक्टिव इंटरप्ट है जिसकी हाई प्रायोरिटी है, उसको इंडिकेट करेगी वैसे, हाई प्रायोरिटी, ठीक। एंड जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, इंडिकेट करेगी वेदर देयर इज एन इंटरप्ट, एंड लेफ्ट मोस्ट बिट क्या चेक करेगी, वेदर देयर इज एन इंटरप्ट, क्या वहाँ पे एक्चुअल में इंटरप्ट है, और चेक करेगी एंड मस्ट बी चेक टू डिटरमाइन, राइट मोस्ट बिट कंटेन वैलिड डेटा, राइट मोस्ट बिट कंटेन वैलिड इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन। तो इसका बस इतना ही है कि OCW जो 3 है, OCW3 हमारा उसमें ना जो राइट मोस्ट 3 बिट होगी वो हमारी ये चेक इंडिकेट कर रही होगी एक्टिव इंटरप्ट रिक्वेस्ट विद हाई प्रायोरिटी, कौन सा एक्टिव इंटरप्ट रिक्वेस्ट है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, सिर्फ इतना चेक कर रही होगी, है ना। अब जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो चेक कर रही होगी कि जो इन्होंने भेजा वो एक्चुअल में इंटरप्ट जो है वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड है या नहीं है, जो राइट बिट में जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है या नहीं है, बस इसको चेक कर रही होगी। जैसे बुक में क्या लिख रहा है एक बार वो पढ़ के बता देता हूँ। सेलेक्ट द रजिस्टर टू बी रीड, OCW3, द ऑपरेशन ऑफ स्पेशल मास्क रजिस्टर एंड पोल कमांड। इफ पोलिंग इज सेलेक्टेड, अगर पोलिंग सेलेक्ट कर रहे हैं हम तो P बिट मस्ट बी सेट एंड देन आउटपुट ऑफ द 8259। अच्छा ये सब तो हो गया, चल नेक्स्ट रीड ऑपरेशन विल रीड द पोल वर्ड, रीड ऑपरेशन वही करेगा, रीड द पोल वर्ड, द राइट, अच्छा अगर रीड ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे तो रीड ऑपरेशन रीड करेगा पोल वर्ड को, राइट मोस्ट 3 बिट ऑफ द पोल वर्ड इंडिकेट एक्टिव इंटरप्ट रिक्वेस्ट विद हाई प्रायोरिटी, राइट मोस्ट 3 बिट पोल वर्ड की बताएगी कि इंडिकेट एक्टिव इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और लेफ्ट मोस्ट जो बिट है वो बताएगी वेदर देयर इज एन इंटरप्ट एंड मस्ट बी चेक टू डिटरमाइन वेदर द राइट मोस्ट 3 बिट कंटेन वैलिड इन्फॉर्मेशन। ये तो सेम ही है, मतलब मैंने जो लिखा बुक से लिखा था तो सेम ही एकदम एग्जैक्ट। इसके बाद आ जाता है फिर स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर तो स्टेटस रजिस्टर क्या है, अब इसमें 3 आते हैं हमारे स्टेटस रजिस्टर, एक IRR, एक आता है हमारा ISR, एक आता है हमारा IMR, ठीक। अब ये तीनों ना, ये तीनों ही रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, 8 बिट का ये भी होगा, 8 बिट का ये भी होगा, 8 बिट का ये भी होगा, ठीक। अब जो IRR है ये इंडिकेट विच इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट आर एक्टिव, ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट विच, ये है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, तो जो भी इंटरप्ट आएगा वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, इंडिकेट विच इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज एक्टिव, इंटरप्ट रिक्वेस्ट
इज़ एक्टिव। कौन कौन सी रिक्वेस्ट पड़ी है, आर एक्टिव, मतलब इस पर कितनी रिक्वेस्ट पड़ी है ये सबको बताएगा, उनका स्टेटस बताएगा कि इस पर इतनी सारी रिक्वेस्ट पड़ी है। ISR क्या है, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर, ये इंटरप्ट को बेसिकली हैंडल कर रहा होगा। तो कंटेन द लेवल ऑफ इंटरप्ट बीइंग सर्विस, लेवल ऑफ इंटरप्ट बीइंग सर्विस, कितना इंटरप्ट सर्विस हो चुका वो सब की इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी। बीइंग सर्विस्ड, और IMR क्या कर रहा होगा, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ये वही है, होल्ड द इंटरप्ट मास्क बिट एंड इंडिकेट विच इंटरप्ट इज मास्क्ड ऑफ। ये क्या करेगा, होल्ड द इंटरप्ट मास्क बिट को होल्ड करेगा, इसके पास मास्क बिट होगी, है ना, वो बताया था मैंने, OCW 1 कर रहा था ना मास्क बिट का काम। हाँ, तो मास्क बिट एंड इंडिकेट विच इंटरप्ट इज मास्क ऑफ, कौन सा इंटरप्ट मास्क ऑफ हो गया उस सब की इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी, मास्क्ड ऑफ। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है बहुत जो IRR और ISR है, ISR ये दोनों सेलेक्ट होंगे OCW 3 के थ्रू, है ना, OCW 3 जो है वो इन्हें सेलेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि OCW बेसिकली ये सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि सेलेक्ट द रजिस्टर टू बी रीड एंड ऑपरेशन ऑफ जो एक काम था मैंने बताया था, OCW क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं रजिस्टर जिसे हमें रीड करना है, तो इनको रीड करना है। जैसे इंटरप्ट, कितना इंटरप्ट सर्विस हो चुका, और इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर कौन कौन सी रिक्वेस्ट आई है, ये हमें रीड कराना है। तो रीड वही होगा, OCW का काम था ना रीड कराना, तो वो उसके थ्रू हो जाएगा। और जो हमारा है IMR सेलेक्ट होगा हमारा OCW 1 के थ्रू, ये हमने पहले भी पढ़ा था, OCW 1 मास्क रजिस्टर के लिए यूज़ होता है, उस पर मास्क बिट होती है बस। ठीक, अब जो ब्लॉक डायग्राम है, जैसे अब दिखा देता हूँ इसका ब्लॉक डायग्राम, 8259 IC का ब्लॉक डायग्राम। इसमें हमारा ये रहा, इसमें जो कंट्रोल लॉजिक होता है ना उस पर INTR पिन से रिक्वेस्ट आती है ना, INTR पिन से कंट्रोल लॉजिक में सारे इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है और हमारे ऑपरेशनल कमांड वर्ड है, वो सब कंट्रोल लॉजिक में डिफाइन होंगे, प्रोग्राम होंगे, है ना। पहले ICW प्रोग्राम होंगे, फिर OCW प्रोग्राम होंगे, उनका फॉर्मेट मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हम ISR, PR, IRR और IMR, ठीक, इन सब का जो काम है, ISR का काम मैं ऑलरेडी बता चुका, इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट। इसमें क्या हो रहा होगा, कंटेन्स नहीं, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, कितना इंटरप्ट सर्विस हो चुका, यहाँ पे सर्विस होंगे सारे इंटरप्ट, है ना। PR हमारा प्रायोरिटी रिजोल्वर है, ये प्रायोरिटी डिसाइड करेगा, जो OCW 2 के थ्रू करा रहे थे हम, ठीक, जैसे ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक एंड से काट दिया, तो मतलब ऑटो क्या था, अरे अभी तो बताया था, OCW 2 में था ना वो, ये रहा कि रोटेट ऑन स्पेसिफिक एंड, तो रोटेट कर देगा प्रायोरिटी को अगर किसी स्पेसिफिक एंड पोर्शन से स्पेसिफिक इंटरप्ट को एंड कर देंगे, उस केस में हो रहा था ना, तो बस वो वही है। और इसके बाद क्या था हमारा, हाँ ब्लॉक डायग्राम एक बार फिर से देख देता हूँ। इसमें IMR हो गया, IMR का काम वही है, मास्क कर देगा, और कैस्केडिंग बफर इन्फॉर्मेशन रखेगा, कैस्केड की कितना मास्टर स्लेव रिलेशन है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। रीड राइट बफर, कोई रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन होगा तो वो रीड राइट बफर के थ्रू होगा। इससे बफर का काम बेसिकली ये है कि वो डेटा पास कराएगा लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा बस, और डेटा बस बफर का भी वही काम है, डेटा को पास कराएगा लेकिन डेटा को कोई भी चेंज नहीं करेगा, बस अपने से वो पास कराएगा, वो बीच में मिडल मैन का काम करते हैं। तो बस 8259 का यही है, इंटरप्ट रिजोल्व का काम है। अब सारा खत्म हो गया ये चैप्टर एंड। टोटल वीडियो डाल देता हूँ, एक ही सिंगल में ही खत्म, 1 घंटे की वीडियो बन गई है भाई साहब। चलो एंड करते हैं। बस अब इसमें ना जो कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया, नहीं सही, ठीक, जैसे जो भी आया ना उससे थोड़ा थोड़ा चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है, जितने भी जैसे इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड सबसे हार्ड टॉपिक था तो उनके कुछ पोर्शन हो गया
वो हमें ऐसा रखना है कि हाँ ये पढ़ लिए, बस इनकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें कि इसका काम ये है, इसका काम ये है। हमें एक्चुअल याद नहीं रखना, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं याद रखना, है ना। तो बस जितना गेन हो सके उतना करना, और फालतू का नहीं, बस।